और डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन of the class which have the same name as the class name। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मेंबर फंक्शन की तरह ही होता है, बट स्पेशल मेंबर फंक्शन कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उसका क्लास, उसका जो नेम होगा वो ऑलवेज आपके जो है क्लास नेम के जैसा होगा, उसी से हम लोग उसी से नेम से लेंगे। ठीक है। मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास व्हिच हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये बात हो गई कि इट इज यूज्ड टू initialize instance data member of the class at the time of object creation। ठीक है। इसका पर्पस जो होता है, आपके इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब मेमोरी एलोकेट हो रहा होता है, उस टाइम पे ही उससे हमें कुछ वैल्यू देने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करने। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन रिटर्न टाइप, बिकॉज by default it returns instance of the class। by default it returns instance of the class। क्या मतलब है इसका भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा चलो, और जैसे आगे ध्यान में आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। और कंस्ट्रक्टर बाद में क्या, तो कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं स्पेशल डेटा मेंबर है आपके क्लास का, जिसका पर्पज होता है आपके क्लास के डेटा मेंबर, जो इंस्टेंस डेटा मेंबर है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही एक कहने का मतलब क्या है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास बनाया, क्लास के अंदर हम लोगों ने मेंबर फंक्शन लाइक गेट डेटा वगैरह कुछ डिफाइन किया था। बट उसके साथ क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जब उसको कॉल करते हैं, उस मेथड को कॉल करते हैं, तब जाकर आपका डेटा मेंबर आपका इनिशियलाइज हो रहा था। राइट। जैसे लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, आवाज आ रही है मेरी? कोई कंफर्म करना। और स्क्रीन में नजर आ रहा है? यस सर, आ रही है सब। ओके। चलो कोई नैस बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा और उसका नाम क्लास के नाम की तरह होगा। देखिए, आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग इससे पहले मेथड यूज कर रहे थे। मेथड को जब हम कॉल करते थे तब जाके हमारा डेटा मेंबर इनिशियलाइज होता था। कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट ये है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होगे उसी वक्त उसको हम कुछ वैल्यू दे देंगे और उसके हिसाब से आपका जो है वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी एलोकेट करने के बाद जो है आप मेथड को कॉल करते हैं, उस मेथड के थ्रू आप डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे थे। हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जैसे ही अपने कोई एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही अपने कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब तो जस्ट मेमोरी एलोकेट करना, बट आप चाहते हो जो मेमोरी एलोकेट हुआ उसी टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी असाइन कर दे। राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्टर यूज करोगे। हमने क्या किया कि ये दिया, रेक्टेंगल नाम क्लास बनाया, लेंथ विड्थ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। कंस्ट्रक्टर क्या होगा? ऑलवेज क्लास की नेम की तरह होगा। जो क्लास का नाम अगर आपने रेक्ट लिया हुआ है तो आप रेक्ट के नाम से ही आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जो नाम आपका लिए होगा वो बहु बिल्कुल वैसे ही होगा। अब चूंकि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है, फंक्शन का पहचान क्या होता है? ये पैरेंथेसिस, इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। जिस वैल्यू से आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो वैल्यू आप इसके अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है।
लेंथ इक्वल टू सपोज दैट 5 हमने ले लिया, तो इधर के लिए विड्थ इक्वल टू हमने तो इधर के लिए 3 ले लिया। ठीक है, कुछ एरिया वगैरह कैलकुलेट करना हो तो हमने क्या, चलो कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया, और चलो अलग से मेथड ना बना के वॉइड शो डायरेक्ट कर ले रहे हैं। वॉइड शो नाम का मेथड बनाया और इसके अंदर जो है सपोज दैट इंटीजर एरिया कैलकुलेट किया, लेंथ इनटू विड्थ और इंटीजर पेरीमीटर कैलकुलेट किया, 2 इंटू प्लस विड्थ। ठीक है, इसे सिंपली प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया इक्वल टू एरिया ठीक है, ये हमने क्लास बनाया। इसको यूज करने के लिए हमने एक अलग क्लास बना लिया, सपोज दैट डेमो, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपली आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल R2 कर दिया और इसको चलो R1 कर दिया। हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, R1 के थ्रू हमने सीधा जो है शो को कॉल किया, R2 डॉट शो कॉल किया। इसका नाम हमने डेमो डॉट जावा सेव कर दिया। साइज बड़ा करना फॉन्ट का कहाँ पे होता है, इसका ध्यान है आप लोगों को। इसी पे होना चाहिए था, छोड़ो, दिख रहा है ना आप लोगों को, इधर से मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, डेमो हमने सेव किया। ठीक है, कंपाइल किया, ये देखो दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, दोनों का एरिया एंड पेरीमीटर ये शो कर रहा है, एरिया पेरीमीटर फर्स्ट का एंड एरिया पेरीमीटर दूसरे का। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपने बनाया। यहाँ पे देखो कुछ गेट डेटा ऐसा कुछ फंक्शन नहीं यूज किया है। जो पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, याद करो, हमने एक गेट डेटा नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था और उसे कॉल करना पड़ा था। इस फंक्शन और इसमें बेनिफिट क्या हुआ, आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ा, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया। जब ऑब्जेक्ट बनाया ये खुद ब खुद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है। तो इसका मतलब है इट इज कॉल्ड automatically whenever object is created।
जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका बनता है, आपका ये कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक होता है, राइट। तो आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाया, 2 बार कॉल हुआ। अगर आपको 5 बार बनाते हो तो 5 बार इन्वोक होगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, आपने एक मैसेज डाल दिया, सपोज सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा दिया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये आपको 2 बार शो करेगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हुआ, उसके बाद फिर आपका एरिया पेरीमीटर कॉल हुआ, कैलकुलेशन बाद में हुआ। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरह से आपका जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और आपके डेटा मेंबर को जो लेंथ आपने विड्थ दिया था उससे इनिशियलाइज करता है। अगर आप फिर से बनाते हो ऑब्जेक्ट, सिंपली आप इस तरह से बना सकते हो, न्यू अपने रेक्टेंगल बनाया, न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के तो सिर्फ इतना ही करना होता है, काफी ना। आपने न्यू रेक्टेंगल किया मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आपने संभाल के नहीं रखा, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपके साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी चल जाएगा, आपका ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर भी चला, ठीक है, और वो डेटा मेंबर स्लाइस भी हो गया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, फिर इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। मेमोरी एलोकेट हुआ, वहां पे इंस्लाइज भी हो गया, लेकिन उसका कोई यूज नहीं, चूंकि कोई रेफरेंस आपने उसको संभाल कर नहीं रखा, तो आप वहां पे शो करके आप उसके डेटा मेंबर को ना ही प्रिंट करा सकते हो, ना ही उसका कैलकुलेशन कुछ देख सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरह से भी क्रिएट हो सकता है, आगे चलकर आप देखोगे इस तरह से कहीं कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहीं पे उसको यूज कर लेंगे। यहाँ फिलहाल बस दिखाना था कि 3 बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो आपका ये 3 बार आपका कंस्ट्रक्टर जो मैसेज आपका प्रिंट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर से फायदा तो ये हुआ कि हमें कॉल नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली आपका ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया और आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ये जो है, अब इसके साथ जो कंस्ट्रक्टर जो हमने यूज किया, इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर आप 50 ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सारे 50 ऑब्जेक्ट भी आपके सेम डेटा मेंबर जो यहाँ पे जो वैल्यू आपने रखा हुआ है उसी के हिसाब से, उसी डेटा मेंबर के हिसाब से इनिशियलाइज हो जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके बने सारे ऑब्जेक्ट जो है सेम वैल्यू से 5 और 3 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर का जो टाइप हमने यूज किया, इसे कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब हमें चाहिए होगा कि नहीं, हम अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करें। जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्वियस है अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, तो उसमें वैल्यू भी अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इसको हमने पैरामीटराइज बना दिया, लेंथ विड्थ, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझाई थी मैंने कि यहाँ पे अगर दोनों का नाम अगर सेम हो जाए तो हम दिस लगा के इससे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दिस डॉट लेंथ, दिस डॉट विड्थ। यहाँ पे 5 और 3 फिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ के वैल्यू को लोकल वेरिएबल को इंस्टेंट वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, इस तरह से असाइन कर दिया। डेमो 1, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसी वक्त आप कुछ वैल्यू पास कर देंगे। सपोज दैट पहले के लिए हमने 10 और 5 पास कर दिया और दूसरे के लिए हमने क्या कर दिया, 6 और 2 पास कर दिया। तो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही आपने ये आर्गुमेंट पास कर दिया। यही 10 और 5 आपका जो है यहाँ विड्थ पे आएगा और ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल पे पहुंच जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट बनाए, अपने दोनों अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। इसकी बात नहीं करते हैं। demo1.java, पहले का एरिया 50 पेरीमीटर ये, दूसरे का ये आया, ये दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप लोगों से सवाल है थर्ड वाला, एक तीसरा टाइप पहले डिस्कस कर लेते हैं जिसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर
यहाँ पे सीधे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल नाम पे एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऐसा, और यहाँ पे रेक्टेंगल आर का ऑब्जेक्ट लेकर आया, और जो आर का जो लेंथ था उसे हमने लेंथ पे असाइन कर दिया, और विड्थ, आर का जो विड्थ था, ठीक है, उसे हमने इस विड्थ पे असाइन कर दिया। अब ये दो ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो है 10 and 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा, दूसरे में हमने R1 को ही पास कर दिया। पहले आउटपुट दिखलाता हूँ फिर बात करते हैं। अच्छा, एरिया पेरीमीटर आपका जो है मैं एक ही लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि demo2.java सेव किया इसे। demo2.java demo2। ठीक है, पहले का एरिया 50 है एंड पेरीमीटर 30 है, दूसरे का भी उतना ही है। पहला जिस ऑब्जेक्ट से जितने वैल्यूज इनिशियलाइज हुआ उतना ही से आपका जो है दूसरा इनिशियलाइज हुआ। इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो पहले भी हम लोगों ने यूज किया था, राइट। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट तो है, जैसे आपने ये आर्गुमेंट पास किया उसके हिसाब से आपका ये जो है इनिशियलाइज हो गया। आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो जिसमें चाहते हो हू बहू वही डेटा मेंबर हो, उतना ही वैल्यू हो जितना आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, या किसी एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है सिंपली क्या करते हैं हम लोग कॉपी करना चाहते थे, उसके वैल्यू को असाइन करना चाहते थे सेम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। कैसे बनाया, रेक्टेंगल ही नाम से हुआ, यहाँ पे रेक्टेंगल का ही रेफरेंस पास कर दिया। तो जो हमने एक ऑब्जेक्ट हमारे R1 था, तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो R1 को ही उसी का रेफरेंस हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेक्टेंगल का ही रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा। अब R का लेंथ मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है उसको असाइन कर दिया इस वाले में, तो इस तरह से दूसरे वाला ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट की तरह इनिशियलाइज होगा। दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मान लो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, ये दोनों कंस्ट्रक्टर मैंने हटा दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर रहा ही नहीं, सिर्फ डेटा मेंबर है, सिर्फ डेटा मेंबर है। ठीक है, रेक्टेंगल और आपका जो है आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस तरह से, दो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो और शो को कॉल कर रहे हो। आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग अनम्यूट करके बताएं, इस केस में अगर मैं चलाऊं इसे तो क्या आउटपुट आएगा। क्या होगा यहाँ पे, जावा से क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा, ना ही हमारा कोई मेथड है यहाँ पे इनिशियलाइज करने के अपने डेटा मेंबर को। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ना ही हमारे पास कोई मेथड है, ना ही कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। फिर भी जब मैंने इसको चलाया जावा सी demo3, क्या था demo3.java, कंपाइल भी हुआ और प्रोग्राम रन भी करा, लेकिन ये 0 शो करेगा, एरिया भी 0, पेरीमीटर भी 0, दोनों का सेम 0। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया सर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया तो उसको कॉल नहीं किए हैं फिर फंक्शन को। फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, फंक्शन कॉल करने के लिए है ही नहीं। गार्बेज वैल्यू लेगा, नहीं, गार्बेज वैल्यू होता तो गार्बेज शो करता है ना, यहाँ पे 0 शो कर रहा।
गार्बेज नहीं है, ये जीरो है, दोनों का जीरो। अगर गार्बेज होता तो यहाँ पे हो सकता था कुछ और वैल्यू आता, यहाँ पे कुछ और आता। तो होता क्या है, आपके हर क्लास में ना, अगर आप कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड ना करो, अगर आप कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड ना करो, अपने कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, हर क्लास में होता है, आप बनाओ या ना बनाओ। इसमें क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कंस्ट्रक्टर। अगर आप डिफाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कॉपी या जो भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर आपका चलता है, उसे आप कॉल करते हो। लेकिन अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको जेवीएम आपके उस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बन रहा है, और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपका लेंथ एंड विड्थ के वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में जो भी हो, कि इंटीजर टाइप का है तो जीरो है ना, फ्लोट या डबल होता तो 0.0, स्ट्रिंग होता तो नल, तो उसके हिसाब से उसे इनिशियलाइज कर लेता है। तो इंटरनली वो नो आर्गुमेंट की तरह एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका जो है बनाता है कंपाइलर, और वहां पे इसके आपके जो है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर लेता है। समझने के लिए मैं देखो छोटा सा एक प्रोग्राम, एक नया एक क्लास लिखता हूँ, उसमें बाद में लौटता हूँ। मैं एक क्लास मैंने लिखा ए, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक डेटा मेंबर लिया हुआ है, इंटीजर ए, सपोज दैट फ्लोट बी, और कुछ नहीं, इसे मैंने सेव कर दिया ए डॉट जावा से, ठीक है। इसे कंपाइल किया, जावा सी ए डॉट जावा, जब कंपाइल किया, कंपाइल भी हुआ, चलाने के लिए कुछ है नहीं। जावा पी नाम का एक टूल बताया था, कहीं पे यूज भी किया था पहले मैंने, जो आपके उस क्लास के सारे मेथड को, कंस्ट्रक्टर को, वेरिएबल को शो करता है। तो मैंने ये जो अपना क्लास बनाया है, उसी को हम डिस्क्राइब, उसी को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखो क्या दिखला रहा है, ये क्लास ए जो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें तो मैंने सिर्फ ए एंड फ्लोट बी लिया था, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कोई डिफाइन नहीं किया था। ये आपका जो है कंपाइलर खुद, अगर अपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया, तो आपका जो है जावा कंपाइलर खुद आपका एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट वो ऑलवेज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से आपका ए एंड बी का जो वैल्यू है, उससे वो इनिशियलाइज कर रहा है, और उसको 0 0 से स्लाइस कर लूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है, आपका जेवीएम खुद कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेगा एक कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, कुछ ऐसा वो खुद वो कर रहा है, आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद अपने प्रोग्राम करते हैं तो ठीक, आपका वाला चल गया। अगर आप नहीं करते हो तो उस केस में बताया कि आपका इस तरह से कंस्ट्रक्टर आपका जेवीएम बनाता है, दिस इज दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ भी आपका इनिशियलाइज हो जा रहा है, और आपका वो प्रिंट कर रहा है 0 0। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया इस तरह से। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उसके हिसाब से चलो इनिशियलाइज कर लिया 6 एंड कुछ भी 3 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से इनिशियलाइज हो जाएगा फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला हम कुछ आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, जिसके हिसाब से डिफॉल्ट वाला चलना चाहिए, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, 0 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ऐसा करना सही है, क्या ये प्रोग्राम कंपाइल करें, कंपाइल होगा, चलाएंगे तो क्या चलेगा, आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? हाँ जी शाही, आप बताओ, ठीक है। ये यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर दिया 6 एंड 3, और दूसरे के लिए कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किया, जिसके हिसाब से इनिशियलाइज हो गया, दूसरा के लिए कुछ नहीं है, तो क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा? नहीं सर, वो तो नहीं चलेगा। क्या होगा फिर? सर एरर आएगा कंपाइल टाइम, क्यों एरर आएगा? क्योंकि जब हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर ये कर चुके हैं
तो पैरामीटराइज कर चुके हैं, तो फिर डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर वो चलेगा ही नहीं। करेक्ट। अगर आप अपने क्लास में कोई भी किस्सा कंस्ट्रक्टर, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर अगर आप डिफाइन कर लेते हैं, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैं बता रहा था, जो आपको प्रोवाइड करता है कंपाइलर, वो कंस्ट्रक्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपके क्लास में अभी क्या है, आपके क्लास में सिर्फ आपका जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है वो बता रहा है। तो आपके क्लास में सिर्फ अभी ये वाला कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट वाला नहीं है। तो जब अपने ये वाला ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, तो ये बात समझ में आता है, इसके हिसाब से इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा, होता क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर ही होता है। ये ध्यान से देखो ना, जब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की अगर बात करें, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इतना सारा ये स्टेटमेंट काफी होना चाहिए था। क्लास का नाम हमने बता दिया रेक्टेंगल, और न्यू कीवर्ड बता दिया, बट इसके बाद हर बार ये डब्बा लगाते हैं ना हम लोग, बॉक्स लगाते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टर ही तो है, कंस्ट्रक्टर को ही तो कॉल करते हैं हम लोग ये बाय डिफॉल्ट। इससे पहले हम लोग ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका चल रहा था और उसके हिसाब से इनिशियलाइज हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर दिया, इससे पहले, आज से पहले हम लोग डिफाइन नहीं करते थे, तो डिफॉल्ट वाला आपका चल जाता था। लेकिन अब चूंकि आपने डिफाइन कर लिया, तो डिफॉल्ट वाला आपको नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा है और उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं मिलेगा, है ना। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर, कंपाइल टाइम एरर। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि नहीं, दो ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट टाइप से अगर आपका चले, इनिशियलाइज हो, तो फिर आपको दूसरे के लिए भी आपको वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरह से आपको ये दूसरे पहले वाले के लिए भी या दूसरे वाले के लिए भी आपको देना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, लेंथ विड्थ कुछ वैल्यू आप कुछ भी ले लो, अगर डिफॉल्ट वैल्यू लेना चाहते हो डिफॉल्ट ले लो, जीरो लेना है जीरो चाहते हो जीरो ले लो, कुछ भी। अगर आप जीरो जीरो ही क्यों ना रखो, आप चाहो तो जीरो जीरो ही रखो, वन वन रखो, व्हाटएवर। लेकिन अगर इस तरह से कर रहे हो, तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा, दूसरे के लिए भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड इसके साथ याद रखना कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ आपको क्या करना होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, तो उस कंस्ट्रक्टर को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप डिफरेंट टाइप के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो, तो उस तरह का कंस्ट्रक्टर का भी डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में, आपके क्लास में होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टर की बातें हो गई। ठीक है, इसमें जो पॉइंट लिखा था मैंने, उसे एक बार फिर से देख लो कि यही सारी बात मैंने लिखा था कि ऑलवेज क्लास के नेम की तरह होगा, और ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने खुद ब खुद कॉल होगा, यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टेंस डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही हो यार, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लगा रहे हैं। मेथड जब होता है तो हम लोग वॉइड लगाते हैं, इंट लगाते हैं, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाया, राइट। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, नॉट इवन वॉइड, नॉट इवन वाइड, वाइड भी नहीं लगाते। तो गलती कहीं भी कभी लोग करते हैं कि वाइड वहां पे पुट कर देते हैं, वाइड भी नहीं लगाते। क्यों? चूंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, खुद एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या, एक मेंबर फंक्शन ही है, स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो अगर किसी एक फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू, एट ए टाइम आप कोई एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे यही मैं एरिया कैलकुलेट करूं, तो एरिया को रिटर्न कर सकते हो, पेरीमीटर रिटर्न कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंटीजर लगाना पड़ेगा, बट एट ए टाइम कोई एक ही रिटर्न होगा, दोनों आप रिटर्न नहीं करा सकते। तो कोई भी फंक्शन के थ्रू आप एट ए टाइम कोई एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन ही है। स्पेशल मेंबर फंक्शन ये भी बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। अब चूंकि वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए हम उसके साथ कोई दूसरे वैल्यू रिटर्न नहीं करते, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाते। क्या रिटर्न कर रहा होता है ये कंस्ट्रक्टर, मैंने बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी एलोकेशन के साथ में उस मेमोरी का एक रेफरेंस रिटर्न किया जाता है, और उसी रेफरेंस वेरिएबल को आप लोग, रेफरेंस को आप लोग संभाल कर रखते हैं इस रेफरेंस वेरिएबल पे, R1 या R2 पे। तो चूंकि एक कंस्ट्रक्टर अपने आप एक वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट,
जिसे आप लोग संभाल के दिस पे रखते हो, है ना, जरूरत पड़ने पे, तो उसको रिटर्न कर रहा होता है ऑलरेडी, इसलिए हम उसके साथ कोई दूसरी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं करा सकते। ये सारी बात हो गई कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। और कुछ ठीक है, कुछ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास तरीका हो गया, मेथड के थ्रू भी कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर रहे हैं। एक और तरीका दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइज ब्लॉक, ठीक है, इनिशियलाइज ब्लॉक, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर स्टैटिक डेटा मेंबर को भी कैसे इनिशियलाइज करना हो, तो उसके लिए भी एक स्टैटिक ब्लॉक डिस्कस करेंगे। अभी टाइम ज्यादा रहा नहीं, तो आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं।